आपका जो घर है, जो आपकी संपत्ति है, क्या वो एक एसेट है या फिर एक लायबिलिटी है? क्या वो आपकी संपत्ति है या फिर आपकी उधारी है? आज आपको इस वीडियो में आपकी एक और जो धारणा है कि जो घर है हमारा वो हमारा एक एसेट है, उस धारणा को गलत सिद्ध करने जा रहा हूँ। थोड़ा शॉकिंग लगेगा, इस वीडियो को इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इंडिया में जो घर है उसका एक अलग ही स्थान है हमारी संपत्ति में या हमारी प्रॉपर्टी में। घर जो है वो दादा से पिताजी पे, पिताजी से बच्चों तक भी ट्रांसफ़र होते हैं और इनको एक ऐसा एसेट माना जाता है जो हमेशा वैल्यू में बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो घर है वो इंडिया में स्पेसिफिकली किसी भी इंसान की जो उसकी संपत्ति होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक घर बनाने में लगा देते हैं। तो दोस्तों, क्या ये घर एक एसेट है या एक लायबिलिटी है? चलिए अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। थोड़ा सा चैलेंज करता हूँ आपकी करंट जो धारणा है घर को लेकर के। देखिए, एक ज़माना था जब घर जो है लोग ज़िंदगी भर पैसे जमा करते थे और जब रिटायर होने वाले होते थे तो अब उनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी मिला के कुछ लमसम अमाउंट मिलता था और उस अमाउंट से वो अपना घर बनाया करते थे। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही होता था। और ये जो घर होता था ये टोटली लोन फ्री या डेट फ्री हुआ करता था। लेकिन आज की दुनिया में डायनेमिक्स बदल गए हैं। आज आप 50-55 साल का वेट नहीं करते अपना घर बनाने के लिए। आपको अपना घर बनाना होता है, आप दूसरे शहर में रह रहे होते हैं जहाँ पर आपकी पैतृक संपत्ति नहीं होती है, तो आप बैंक में जाते हैं, एक लोन उठाते हैं और जल्दी से जल्दी एक घर बना लेते हैं, एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। और आज के दिन में हम लोग घर भी 25, 30, 35 साल की उम्र में लेने की सोचते हैं। तो आज के जो घर हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज हाउसेस लोन पे ड्रिवन है। और लोन लेने पे अगर आप एक घर खरीद रहे हैं तो वो घर आपका एसेट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। कैसे है? इसको जानने के लिए पहले एसेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन समझिए। एसेट यानी कि संपत्ति। संपत्ति क्या है? एक प्योर फाइनेंस की डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो संपत्ति वो चीज़ है, एसेट वो चीज़ है जो आपको पैसा ला करके देते हैं। तो जो भी चीज़ आपको पैसा ला करके दे रही है उसको आप एसेट बोलेंगे। वहीं जहाँ भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, जो चीज़ें आपसे पैसा वापस या दूर ले जा रही हैं, उसको आप लायबिलिटी बोलेंगे। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आज के घर को देखें जहाँ पर कि EMI जाती है, जहाँ पर कि प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, जहाँ पर कि आपका मेंटेनेंस जाता है। कई हज़ारों लाखों रुपए खर्च जाते हैं घर को रिपेयर करने में कई बार। जहाँ पर कि आपका अगर आपने लोन लिया है तो इंश्योरेंस भी जाता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके अगर आप देखें तो आपका जो घर है वो आपको पैसा ला के नहीं दे रहा है। स्पेशली अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो रेंटल इनकम भी नहीं है, तो वहाँ पर आपका पैसा जा रहा है बिकॉज आपके पास घर है, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो घर आपकी एक लायबिलिटी है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, ये तो कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा थोड़ी है, घर तो है हमारा, घर तो हमारे नाम पे हो रहा है, उसका वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है। आज से 30 साल बाद घर बेचेंगे तो जो आज 10 लाख का लिया था वो 5 करोड़ रुपए का बिकेगा। तो अपनी फ़ायदा तो है, संपत्ति तो है, बिल्कुल। लेकिन आपकी संपत्ति वो घर कब बनेगा? वो आपकी संपत्ति तब बनेगा जब सबसे पहले आपने अपना लोन चुका दिया। अगर आपका 1 रुपये का लोन भी बकाया है बैंक को, ध्यान रखिए, अगर आपका 1 रुपये का भी लोन बकाया है तो बैंक का जो लोन का टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो ये बोलता है कि जब तक आप पूरा पैसा नहीं चुकाते बैंक उस घर का फाइनल ओनर है। यानी कि अगर आपने 1 रुपये भी बकाया छोड़ दिया बैंक को देने से तो बैंक आपके घर की नीलामी कर सकता है और अपना पैसा वसूल सकता है। यानी कि आप घर के ओनर नहीं हैं जब तक कि आप बैंक को पूरा पैसा रीपे नहीं कर दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट भी आपका घर सीज कर सकती है। तो फिर ये आपका एसेट कैसे हुआ? तो जब तक आप अपने घर से जुड़ी हुई लायबिलिटीज़ को क्लियर नहीं करते रहेंगे तब तक वो आपका एसेट नहीं बनेगा। हाँ, जिस दिन आपका बैंक का लोन पूरा हो गया उस दिन हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब आपका संपत्ति है ये घर। लेकिन फिर भी ये संपत्ति आपके लिए इनकम नहीं जनरेट कर रही है क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आपने इसका लोन भी चुका दिया तब भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस तो घर का करना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स में भी घर में पैसा जाता है,
उससे घर कोई पैसा नया जनरेट नहीं करता। तो घर आपका एसेट कब बनेगा दोस्तों? घर आपका एसेट तब बनेगा, आप अपने घर को एसेट की तरह तब देखना शुरू करिए जब वो आपके लिए इनकम जनरेट करना शुरू करे, पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करे। यानी कि अगर आपके पास एक घर है जो लोन फ्री है, जिसमें 1 रुपये का भी लोन बकाया नहीं है, जिसकी फुल ओनरशिप आपकी है, किसी और के लिए लायबिलिटी नहीं है, और जहाँ पर वो घर एक रेंट पे डला हुआ है, उससे आने वाले रेंट से उस घर का मेंटेनेंस और उस घर का जो भी इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी टैक्स है वो दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास घर है जो लोन पे है तो वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। अगर लोन चुका दिया है लेकिन फिर भी आप उस घर में रह रहे हैं तो मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब वो घर आज भी लायबिलिटी है। वो घर एसेट कब बनेगा? वो घर एसेट तब बनेगा जब लोन चुका दिया जाएगा और उस घर को रेंट में डाला जाएगा। वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेगा, वो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करेगा। तो जब उस घर से पैसा आने लगे तब आप उसको एसेट बोल सकते हैं। अब दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कि चलिए, जब घर आपका एसेट बन भी गया तो क्या इस एसेट में फ़ायदा है? देखिए, एक इंडिया का अगर एवरेज लिया जाए तो इंडिया में जो रेंट घर से आता है ऑन एन एवरेज वो है 5% उसकी टोटल वैल्यू का। यानी कि अगर आपका घर 50 लाख रुपए का है तो मैक्सिमम आपको सालाना रेंट जो मिलेगा वो 2.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 2.5 लाख रुपए मिलेगा। ये एक थंब रूल रहता है कि 5% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो उससे आप रेंटल इनकम समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए की रेंटल इनकम आपको दे रहा है 50 लाख रुपए का घर। उस 2.5 लाख की इनकम में भी सबसे पहले आपको घर का मेंटेनेंस खुद करना पड़ेगा, आपको घर का प्रॉपर्टी टैक्स खुद देना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके 30% का रिबेट देती है। लेकिन हो सकता है आपका हर साल 30% ना लगे, किसी साल 5-10% ही लगे, लेकिन लॉन्ग रन में जब आप एक मेजर रिपेयर करेंगे, घर का कुछ बड़ी काम करेंगे, उस केस में वहाँ पर लंबा पैसा लग सकता है। तो ऑन एन एवरेज 20% आप घर की मेंटेनेंस का डिस्काउंट कर लीजिए उसके लाइफ टाइम पे, यानी कि 2.5 लाख का हो गया 2 लाख, और इस 2 लाख में भी आपको टैक्स पड़ेगा, इनकम टैक्स आपके स्लैब के ऊपर। तो कम से कम 5% से लेकर के ये 30% तक टैक्स हो सकता है। तो जो इनकम आपकी एक्चुअल में होगी वो 1,40,000 से 1,90,000 के बीच में होगी। अब आप सोचिए, 50 लाख का आपके पास एक एसेट है जो आपको साल में 1,40,000 से 1,90,000 की इनकम दे रहा है आफ्टर टैक्स, यानी कि मोटा मोटा 2.8 से लेकर के 3.8% तक का रिटर्न। इतना रिटर्न तो आपको एक सेविंग्स अकाउंट में भी आ जाता है। अब आपका इस पे एक और आर्ग्यूमेंट है कि सर, ये जो 2.8 से 3.8% आपने बोला ये तो सिर्फ रेंट का इनकम है, लेकिन प्रॉपर्टी की खुद की वैल्यू भी तो अप्रिशिएट हो रही है, उसका क्या? तो उसके अगेंस्ट मेरे 3 आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट उन लोगों के लिए है जो घर पे खुद रह रहे हैं, रेंटल इनकम नहीं पा रहे। तो सर, आप तो घर में खुद रह रहे हैं तो आप उसको बेचेंगे क्यों? तो प्रॉपर्टी आज 50 लाख से 15 करोड़ की भी हो जाए तो भी आपको भी तो अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए, तो आप तो वहीं रहेंगे। तो उस वैल्यू की एप्रिसिएशन का आपको क्या फ़ायदा? अब बात करते हैं बाकी लोगों से जो रेंटल इनकम उन प्रॉपर्टी से ले रहे हैं। तो 2.8 से 3.8% का यील्ड आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप मार्केट के डायनामिक्स आज के दिन में देखें रियल एस्टेट के, स्पेशली अब कोविड का जब टाइम आ गया है, जब लोगों के पास पैसे और कम होने वाले हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो इन्वेंट्री है रियल एस्टेट की वो अनसोल्ड है, वो बिक नहीं रही है। उसका कारण ये है कि प्राइसेस इन्फ्लेटेड हैं, और क्योंकि ब्लैक मनी लगा हुआ है तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है उनको भी इतनी हड़बड़ी नहीं है बेचने की। लेकिन हर एक्सपर्ट जिससे भी आप बात करेंगे वो ये बोलेगा कि आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बड़ा रियल एस्टेट करेक्शन होने वाला है, रियल एस्टेट के प्राइसेस कम होने वाले हैं, सिर्फ कुछ गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स का इंतज़ार है। तो जब भी वो करेक्शन आएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड करेक्ट होंगे, और आपको जो रिटर्न है जो आज के दिन में आप उम्मीद कर सकते हैं किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता होगा प्रॉपर्टी में, वो कम हो जाएगा। अब मेरा तीसरा आर्ग्यूमेंट उन लोगों से जो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हाउसिंग जो है प्राइसेस ऊपर जाएंगे और उनको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। तो सर, आपको मैंने बताया कि ये जो सिचुएशन है जहाँ इन्वेंट्री अनसोल्ड है, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी जो है अभी प्राइसेस डाउन नहीं हो रहे हैं क्योंकि प्रेशर नहीं है बिल्डर्स पे बेचने का। लेकिन कुछ टाइम में प्रेशर आने वाला है, हमने ऑलरेडी देखा है कई सारे बिल्डर्स जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट उनके स्टॉल हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट में करेक्शन आने वाला है कुछ टाइम पे। दूसरी बात, ये जो सिचुएशन है करेक्शन की, ये
यूएस में भी अगर हुआ है, हमने देखा है कैसे वहाँ पर हाउसिंग मार्केट बबल बस्ट हुआ था। और तीसरी चीज़, रिसेंटली कोरोना क्राइसिस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, इस टाइम पे बोरोइंग जो है वो मिनिमाइज होगी, और बोरोइंग मिनिमाइज होगी तो हाउसिंग पे स्पेंड भी मिनिमाइज होगा। तो दोस्तों, इन समरी सबसे पहले घर एक लायबिलिटी है अगर वो लोन पे है और आप उस घर पे रह रहे हैं। घर एसेट तब बनता है जब उसका लोन पूरी तरीके से माफ़ हो जाए और वो आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट करना शुरू करे। थर्डली, घर एक बेस्ट एसेट हम नहीं बोलेंगे होल्ड करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि घर पे जो रेंटल इनकम है उसमें टैक्स पड़ता है, और मेंटेनेंस में और प्रॉपर्टी टैक्स में जो खर्चा होता है उसकी वजह से रेंटल इनकम एक्चुअल में जो आप रियलाइज़ करते हैं वो काफ़ी कम होती है। प्लस जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं इंडिया में आज के दिन में काफ़ी इन्फ्लेटेड हैं ब्लैक मनी की वजह से, और ये करेक्शन होने वाला है कुछ टाइम पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।